चलें थोड़ा सा रिव्यू कर लें। आज हमने वैसे देखना है कि न्यूटन रेफरेंस मेथड कैसे फॉर्मुलेट करेंगे या उसकी थोड़ी सी बेसिक्स देखेंगे, ताकि जो हम जो लोड फ्लो कैलकुलेशन जो प्रोसीजर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लोड फ्लो वैल्यूज। ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने लैब में परफॉर्म की थी, जिसमें हमने देखा था सॉफ्टवेयर्स क्या कैसे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें नेटवर्क वगैरह कैसे मॉडल करते हैं। ठीक है, तो जी सर। आज थोड़ा सा रिव्यू करें जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये पावर फ्लो इक्वेशन क्या है और उसको हम क्या, उसमें अजम्पशंस क्या होती हैं, कितनी टाइप की बसेस होती हैं, वो थोड़ा रिवाइज करें। हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? जी, बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस थी पावर फ्लो की, एक एक्टिव पावर की और एक्टिव पावर की। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो सिंगल बस बार के ऊपर 4 वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमने 2 वेरिएबल्स को रिड्यूस करना होता है, तो उसको हाँ कि ताकि हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाएं। एंड देन हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि हम बस की टाइप को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 3 टाइप्स हैं। एक तो स्लैक बस है, एक पीवी बस जिसको जनरेटर बस भी कहते हैं, और एक पीक्यू बस जो कि लोड बस भी कहलाती है। तो हम अकॉर्डिंगली हर बस का नॉन और अननोन डिफाइन करते हैं, यानी कि स्लैक बस के ऊपर एक्टिव और रेक्टिव पावर अननोन होगी, और वोल्टेज और उसका जो मैग्नीट्यूड और एंगल है वो नोन होगा। इसी तरीके से जो जनरेटर बस है उसके ऊपर हमारे पास एक्टिव पावर और वोल्टेज सेट पॉइंट गिवन होता है, और अननोन वेरिएबल जो होगा वो रेक्टिव पावर और वोल्टेज का फेज एंगल होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास लोड बस है उसके ऊपर हमारे पास नॉन क्वांटिटी एक्टिव एंड रेक्टिव पावर है, और अननोन क्वांटिटी वोल्टेज और उसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल है। ठीक है, तो एट द एंड वी विल यूज these two equations to formulate the Newton reference equation। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको बैकग्राउंड बताऊंगा कि नॉन लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वी विल अप्लाई द टेलर सीरीज टू ड्राइव द न्यूटन इक्वेशन डेरिवेशन। उसमें हम पहले देखेंगे सिंगल वेरिएबल्स के तहत कि टेलर सीरीज को कैसे एक्सपेंशन करते हैं, एंड देन वी विल सी सम इक्वेशंस रिगार्डिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, एंड एट द एंड वी विल फॉर्मुलेट द न्यूटन रेफरेंस मेथड। ठीक है, जी सर। चलें सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन के ऊपर। सो हमारे पास क्या है कि जो पावर फ्लो इक्वेशंस हैं वो दे आर नॉन लीनियर फंक्शंस, therefore we need numerical iteration method to employ the solution of it। जाहिर सी बात है अगर आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस होंगी, फंक्शंस होंगे, तो हमें उसमें न्यूमेरिकल मेथड उसमें अप्लाई करने पड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं आइटरेटिवली। आइटरेटिव मेथड्स क्या होते हैं? जनरली इन आइटरेटिव मेथड स्टेट वेक्टर वेरिएबल्स आर एस्टिमेटेड डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल वैल्यू एंड करेक्शन फैक्टर। तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे थोड़ी सी नीचे लिखी हुई है। यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक करंट स्टेट जो भी वेक्टर वेरिएबल्स हैं हमारे पास उसकी वैल्यू नोन है। तो हमारे पास इसमें एक जो a-1 है, दिस इज को आइट्रेशन मेथड, और जो आपके पास जो एरर है जो आउटपुट के फंक्शन में जो आउटपुट आपके पास होना चाहिए माइनस वो जो फंक्शन उस स्टेट वेरिएबल के ऊपर आउटपुट देता है उसके साथ, तो ये बेसिकली एरर की फॉर्म में हो जाएगा। एंड देन वी एस्टिमेट द नेक्स्ट आइटरेटिव वैल्यू। सो यहीं पे वो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन स्टेट वेरिएबल again estimate values based on the previous estimation। So we first estimate uh, the state variables में यहाँ हमारे पास voltages, magnitude and depend
करता है कि आपके पास फंक्शन कौन सा भी, मैं पावर फ्लो की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एक जेनरिक बात कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है आपके वेरिएबल्स क्या, x1 x2 x3 या मल्टीपल वेरिएबल सिस्टम भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सो द प्रोसेस इज रिपीटेड, इसको हम बार बार रिपीट करते हैं until the difference between estimated and previous value is smaller than the predefined tolerance। तो इसमें ये क्या, क्योंकि ये रिपीटिव वैल्यू होती है तो इसमें हमने सिर्फ टॉलरेंस डिफाइन करनी पड़ती है। आपने शायद देखा हो जो पावर फैक्ट्री सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल किया था उसमें भी हमने जो सेटिंग में था टॉलरेंस वैल्यू डिफाइन की थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं जो कि x k+1 माइनस एक्स के का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 0.001। तो अगर हम ये सेट करते हैं कि जब ये एरर सेटिफाई हो जाएगा कंडीशन, तो हम ये कहेंगे कि आइट्रेशन जो है वो टर्मिनेट कर दें। ओके, एंड देन एट दैट वैल्यू द वैल्यू ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब x k+1 की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी x के, तो दैट वुड बी आवर सोल्यूशन। ओके, so the generalized iterative equation is expressed in the following। तो यहाँ पे आपके पास जेनरिक इक्वेशन जो प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, for the mathematical modeling point of view, power flow solution consists of solving the set of nonlinear equation, algebraic equations that describe the electrical power network under steady state equation। तो यहाँ पे अगर हमने मॉडलिंग के लिहाज से बात करनी है तो हमने क्या था इसमें, हम अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को अलजेब्रिक की फॉर्म में नॉन लीनियर इक्वेशंस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसी इक्वेशंस को यूज करके पावर, मतलब कह सकते हैं कि हम उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपने नेटवर्क का। So over the years several approaches have been put forward for the solution of the power flow equation। Early approaches were based on the loop equation and numerical method using Gauss type solution। तो पहले जो था सॉल्यूशन उसमें लूपिंग की, उसमें ये था कि एक सिंगल वैल्यू, पहले आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 बसेज हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट बस पे अप्लाई करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन को यूज करके फिर सेकंड बस पे फाइंड आउट करते हैं, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ। तो इट्स लाइक अ साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करते, आप सिक्वेंशियली सॉल्व कर रहे होते हैं, एंड देन यू रिपीट द होल प्रोसेस इफ द एरर डज नॉट मैचेस। तो उसमें ये था कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, so the method was laborious because बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता था, because the network loops has to be specified beforehand by the system engineers। और पहले जो ये थे मेथड्स उसमें कंप्यूटर्स जो थे इस्तेमाल नहीं होते थे, नॉर्मली दे हैव टू डू बाय हैंड, so it is take a lot of time। So the improved techniques saw the introduction of nodal analysis in favor of loop analysis। तो उसके मुताबिक नोडल एनालिसिस सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुई, लीडिंग टू अ कंसिडरेबल रिडक्शन इन द डाटा प्रिपरेशन। तो ऑब्वियसली इसमें जो मेन हमारे पास फैक्टर था वो हमने ये देखना है कि डाटा जो भी हमने प्रिपेयर करना है या उसका इस्तेमाल करना है तो वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। So nevertheless, reliability toward convergence was still the main concern। Further development lead to the introduction of Gauss-Seidel method with acceleration factor। तो इसी तरीके से जो Gauss-Seidel method इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें जो लूप की जो आइटरेटिव मेथड है उसको एक्सेलरेट करने के फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया था। So the appeal of this generation of power flow method is their minimum storage requirement and the fact that they are easy to comprehend and to code in the form of computer program। तो टारगेट यहाँ पे यही था उस मेथड को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि उसमें मिनिमम स्टोरेज हो, रिक्वायर्ड हो डाटा स्टोरेज, और टाइम भी कम कंज्यूम हो, और कोड इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके कि उसको कंप्यूटर के फॉर्म में रिपीटेटिवली हम अप्लाई कर सके। Then again the drawback is that these algorithm exhibit poor convergence। इसमें convergence की जो था वो कम पुअर थी, उसमें एरर बहुत ज़्यादा आते थे।
So when applied to the solution of network of realistic size, so 1982 में जब इसको अप्लाई किया गया तो उसमें कन्वर्जेंस इशू बहुत ज़्यादा आए थे। इसी तरीके से जो इसका जो नेक्स्ट है, पावर फ्लो सोल्यूशन बेस्ड ऑन द नोडल इम्पीडेंस मैट्रिसेस वेयर ब्रीफली एक्सपेरिमेंट विद ब्राउन 97, बट जो ब्राउन थे साइंटिस्ट उसने 1975 में एक्सपेरिमेंट किया था, बट द प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर स्टोरेज एंड स्पीड बिकम अ लॉट ऑफ इशू। उसमें स्पीड बहुत स्लो थी और स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी। तो गॉस सेडल की इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए न्यूटन रेफरेंस मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1970s में, ठीक है, जो बिट फास्ट भी है और कन्वर्ज भी बेटर करता है, और आजकल तकरीबन न्यूटन रेफरेंस मेथड ही अप्लाई होते हैं। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम इसको न्यूटन रेफरेंस यूजिंग करंट इक्वेशंस को अप्लाई करें या हम उसको पावर फ्लो की इक्वेशंस को यूज करें। जी यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपके पास कि नॉन लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, तो लेट्स सी द न्यूटन रेफरेंस मेथड इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द टेलर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेलर सीरीज क्या है, उसमें मतलब व्हाट इट गिव यू, and then will we apply that series to form the Newton reference method. So हमने ये देखते हैं टेलर सीरीज को हम कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ नॉन लीनियर इक्वेशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टेलर सीरीज क्या करती है, जो आपके पास कोई भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर कह लें लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन है, उसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक फंक्शन के थ्रू। आइदर ये आपके ऊपर है कि आपने इसको लीनियरली रिप्रेजेंट करना है या क्वाड्रेटिकली, और डिपेंड करता है कि आप उसको ब्रेक आउट कर देता है उसके ऑर्डर में। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करें तो दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। So if you have a function any f of x is a non-linear function of any order, तो उसमें एक कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन एट इनिशियल वैल्यू प्लस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन at that initial value, and then you have this factor x is a variable, and then the minus with this initial estimate value, and you can keep going linear and then quadratic the second derivative function, and then you also have a third derivative function. तो अगर हम पहले दो फंक्शन को कंसीडर करें उस फंक्शन के टेलर सीरीज के, then we can say that our function is linearly approximated. Okay, तो जो टेलर सीरीज है वो आपको क्या बताता है कि a non-linear function that is differentiable, वो फंक्शन जो जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, can be approximated by a polynomial using Taylor series, which is this one. Okay, तो ये हमारे पास जो एक्सपेंशन है, this is for the single variable of x and it is approximated about a point which is x around x naught. यहाँ आपने एक पॉइंट अज्यूम करना होता है किसके अगेंस्ट आपने उसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो सिलेक्शन ऑफ दिस इनिशियल पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं और वो वैलिड अप्रोक्सीमेशन नहीं होती, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके ऊपर वो लाई नहीं करता पॉइंट, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो भी तकरीबन गलत आएगा। ओके, बात समझ आ रही है? जी सर। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो बातें वही लिखी हुई यहाँ पे। ओके, सो द फंक्शन f of x is said to be linearly approximated when only first two terms are retained. So we only consider these two terms, and if we include second derivative as well, then it is said to be quadratic approximation. तो हम इसको quadratic approximation में भी implement कर सकते हैं अगर आपके पास cubic nature की equation हो, for example 4x cube. Okay, all right, now we can take an example. Let's say we have the function here. यहाँ पे जो एक्सरसाइज इसका टारगेट किया है कि हमने इस
इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट करना है linearly, so we have to apply linear approximation, and then we have to plot the original function and the approximated function between the range of -1 to 6, and we have to approximate it around x naught. Okay, x naught is equal to 4 over here. तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f of x is equal to 4x square plus 3, और इसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है अराउंड 4 के। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे कि जो भी ओरिजिनल फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है इस अप्रोक्सीमेट जो वेरिएबल हमने लिया है, जिस वेरिएबल का अगेंस्ट हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है, उस पर वैल्यू क्या है। सर 4 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे एज अ एक्स, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो 67 निकलेगा। ओके, इसको वैलिडेट करते रहें साथ साथ, अपने साथ के आंसर बताएं सही है गलत है। जी, तो 4 times into 3, so we will get 67। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, यस सर। और हमने इसको डेरिवेट करना है। जाहिर सी बात है हमारे पास जो फंक्शन की इक्वेशन किससे बनेगी, f of x is approximately equal to f of x at x naught plus x minus x naught, and derivative of f of x at dx, और जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो x naught है। ठीक है, सर ये पेपर में गिवन होगा इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ये जो न्यूटन रेफरेंस मेथड की इक्वेशन जो लास्ट स्लाइड में देखी थी। टेलर सीरीज है तो स्टैंडर्ड है, आपको याद होनी चाहिए। देखते हैं, अभी पेपर तो बना ही नहीं है, इसकी बात में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसका हमने जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो कैलकुलेट कर दी, जो फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट। अब वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव एट दिस इनिशियल पॉइंट। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा f of x का, दैट वुड बी 8x, एंड जो x नॉट क्या है आप उसमें x की वैल्यू एट इनिशियल वैल्यू पे डालेंगे, तो दैट वुड बी 8x। ठीक है, एंड देन इसमें x नॉट की वैल्यू 4 थी, तो 8 times 4 is 32। Now the linear Taylor approximation is applied, so we can substitute the value here in this equation. So we will become 67. The equation will become 67 plus x minus 4 into 32। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन जो लीनियरली अप्रोक्सीमेटेड हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, दैट वुड बी इक्वल टू 32x minus 61। अब हम ये देखते हैं कि इसको प्लॉट करते हैं this function को, and then we plot this function as between the range of -6 to -1 to 6। okay, so we will get this result। तो ये जो ब्लू कर्व है वो हमारे पास ओरिजिनल है, और दैट इज आवर अप्रोक्सीमेट इक्वेशन। लीनियर लाइन होगी, जाहिर सी बात है, लीनियरली हमने अप्रोक्सीमेट किया तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप ये नोट डाउन करें, जो हमने एट पॉइंट 4 के ऊपर हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया था, सो द फंक्शन कट, ये टेंजेंशियल जो टेंजेंट जो लाइन है, select like a tangential line on this curve is at point 4। लेकिन एक चीज नोट करें कि अगर हमने इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मतलब लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे f of x है ओरिजिनल और f of x है अप्रोक्सीमेटेड, दोनों फंक्शन है यहाँ पे। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वेशन को यूज करके, देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन से वो कितना डाइवर्ट करता है, तो नॉर्मली जो आपकी बाउंड्री का लिमिट आएगी, दिस 2 पॉइंट लाइंस आ रही हैं। So if you have a value between 3.5 to 4.5, तो between this range आपकी जो लीनियर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगी। एक्यूरेट क्या लें, या लेस उसमें एरर होगा as compared to the original function। So if you insert 1,
So the answer would be wrong for you if you use the approximate equation. So the question यहाँ पे आपको again दोबारा approximate करनी पड़ेगी when you choose x not as 1. तो फिर आपके पास यहाँ पे तकरीबन जो approximate equation का कर्व आएगा वो that would be tangential like this. ठीक है? सर हम ये जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट ये जो जिस तरह x नॉट है इनिशियल वैल्यू जो है, तो हम जी ये किस तरह सपोज करें? देखिए ये अभी तो फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपकी जो डिजायर रेंज क्या है, जिस जिस वैल्यू के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप पावर सिस्टम की बात करते हैं तो वो आप फ्लैट स्टार्ट कंसीडर करते हैं. व्हाट इज फ्लैट स्टार्ट? फ्लैट स्टार्ट का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी तमाम बसेस हैं उसके ऊपर वोल्टेज जो है 1 पर यूनिट है और एंगल तमाम सही बसेस के ऊपर 0 है. ठीक है? इस कंडीशन में आपके पास जो करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी और एक्टिव पावर भी इस पे 0 आएगी. ये हमारी राइट. इनिशियल स्टार्ट कंडीशन है. ठीक है? अब मतलब क्वेश्चन ये इन कि पावर हमारी सिस्टम. अप्रोक्सीमेशन जो है वैलिड है कि नहीं है. वैलिड इसमें सेंस यूं कर लें कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं बस बार के ऊपर वो आपके जो रेटेड वैल्यू है उसके करीब होते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हमारी टॉलरेंस है ±10 है. ठीक है? तो बस के वोल्टेज या तो 0.9 होंगे और 1.1 होंगे. इसके अलावा आप जो भी सोल्यूशन लेते हैं आप कहते हो हमारे डिजाइन क्राइटेरिया को उसको फुलफिल नहीं करता. ठीक है? सो इट डजंट मेक सेंस कि आप इसका मैग्नीट्यूड जो है इनिशियल कंडीशन में 0.6 ले लें. डज नॉट मेक एनी सेंस. सही सही सही. ठीक है? तो बेसिकली सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की डेफिनेशंस क्या है और उसकी इनिशियल वैल्यूज किस तरीके से सॉल्व होनी चाहिए. ठीक अच्छा, है. इसी तरीके से अगर आप पावर की बात करें तो इनिशियली आपकी जो पावर की रेंज होती है वो ±1 पर यूनिट होती है. 1 यूनिट और -1 यूनिट ऐसे ही है. सही एक्टिव पावर पॉजिटिव में भी जा सकती है, नेगेटिव में भी जा सकती सही है. सही. तो ऑब्वियसली आप जो ये अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो आपका जो एक्टिव पावर का जो सेंटर पॉइंट है वो 0 है. तो जो इसका अपर और लोअर बाउंड्री जो लिमिट है वो आपने सिमेट्रिकल यहाँ पे लिया और बैलेंस फॉर्म में कंसीडर किया. ठीक है? सही. सो अगेन इट डजंट मेक सेंस कि आप उसको -1 कहेंगे जी मेरी इनिशियल कंडीशन -1 है. सो तो आप यहाँ पे जो रेंज देखें अगर इसने एक्चुअल वैल्यू 1 होगी सो द रेंज इज ट्वाइस एज कंपेयर टू इफ यू टेक द 0. So the idea here is you try to choose the middle point. Okay? ठीक. All right. क्या बात है वकार आज फिर नहीं आया ऑनलाइन? Okay. So in the figure, original and linear approximation of function is plotted. It can be noticed that the approximation is good near x naught. वही वाली बात मैंने आपको बताई. However, as we move away from the approximation point, original function and linear approximation give different results. So the approximation results can be improved by adding higher derivative term. तो यानी आपने approximation equation को improve करना है तो आपको हायर ऑर्डर की तरफ जाना पड़ेगा. तो यही जो फंक्शन है चलें इसको सॉल्व करें और इस इक्वेशंस को, ये तो अभी हमने लीनियरली अप्रोक्सीमेट किया ना, इसी इक्वेशंस को आप सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर अप्लाई करें और देखें उसका फंक्शन क्या बनता है. तो इसी इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव लें. हाँ अभी आपने लीनियरली और उसको अप्रोक्सीमेट किया है ना, जी जी. इसको क्वाड्रेटिकली अप्रोक्सीमेट करें. यानी उसमें होगा क्या कि आपके यू हैव टू कंसीडर देन हायर ऑर्डर एज वेल, यू हैव टू कंसीडर दिस फंक्शन एज वेल. तो ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं. ये जी हमारे पास आया 32x - 61 ऐसी है. जी. इसमें हम प्लस कर देते हैं हम इस वाले फंक्शन को निकाल के. तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था? 4x4x स्क्वायर
4x स्क्वायर प्लस 3 3 आई थिंक 3 है मेरे ख्याल से, 3 4x है प्लस 3 है, ठीक है। सही। हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन 4x 3 है और x नॉट हमारे पास है 4। 4 तो अब इसका हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या बनेगा सेकंड 8 आ डेरिवेटिव? जाएगा, 8 8 आ जाएगा खाली, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या डालें, इंसर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हाफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस into 8. So 2 cancel 4 out and that would be 4. Okay. इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर लें, कितना बनता है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस 16 8x माइनस 8x प्लस 16 प्लस 16। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस 32 8 4 32 है एंड प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है, 64 64। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में ऐड अप करें तो माइनस 32x कैंसिल आउट, 64 माइनस 61 कितना हुआ, 3। तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बन गया, 4x स्क्वायर माइनस 3। तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन ड्राइव हो गया। तो ऑब्वियसली आपके पास नहीं, ओरिजिनल फंक्शन तो क्वाड्रेटिक वहां नेचर तो का है। प्लस वहां तो प्लस था। ये प्लस ही आएगा ना, 64 मैंने गलत लिखा था, अच्छा सही है 64 प्लस सही में है सही ना, ठीक है। सही 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 तो बेसिकली आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक नेचर में है, ओके। तो जब आप इसकी क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो बेसिकली आपके पास ओरिजिनल फंक्शन ही ड्राइव हो जाएगा। अच्छा तो ये क्या शो कर रहा है कि सो बेसिकली ये शो कर रहा है कि अगर आप जितने नंबर ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल एलिमेंट्स ऐड अप करेंगे उतने ज्यादा कम आपकी जो अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन है वो अप्रोच करेगी आपके ओरिजिनल फंक्शन को, मतलब रियल आंसर को, जो रियल मतलब आंसर हमें को। रिक्वायर्ड जी जी, रिक्वायर्ड फंक्शन को रेप्लिकेट करेगी। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम जितने नंबर ऑफ हायर ऑर्डर्स को डालते हैं हमारा सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, सही। ठीक है। यानी कि इसकी एग्जांपल ज्यादा उस वक्त सूटेबल रहती है कि अगर आप यहाँ पे क्यूबिक नेचर का ले लें, फॉर एग्जांपल क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये क्यूबिक नेचर है। तो इसमें जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, लेकिन जब आप इसकी क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो फंक्शन आपके पास दोबारा ओरिजिनल रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ओके। सही सही Okay. So in the example, we have learned how to approximate the linear nonlinear equation and calculate the value of a function at a given point. तो अभी हमने क्या किया था, हमें x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमने इसको f of x की वैल्यू फाइंड आउट की है। लेकिन हम इसको अदर वे अराउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें फंक्शन गिवन हो और हमने फाइंड आउट करना हो कि वो कौन सी वैल्यू होगी x की जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू आएगी, ठीक है। सही तो यही मेथड बेसिकली कहलाता है कि हमने आइटरेटिव मेथड है जो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि उसकी वेरिएबल्स क्या है। तो यूं समझ लें कि हमारे पास ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें डिजायर्ड वैल्यू पता है फंक्शन की और हमें उसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। So similarly, linear approximation is by Taylor series can also be used for calculating the function solution of the nonlinear equation. So our target is to find the solution. Solution means what value of x at given f of x. Okay, तो उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, उसकी सिंपल तो हम फॉर्मुलेशन इस इक्वेट तरीके से। So if we neglect the higher order or secondary second and higher differential order term for the Taylor series, यानी कि हम इसको linear approximate equation में इस्तेमाल करें, then the equation can be written as f of x की वैल्यू at x naught initial point and then x minus x naught and then आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे हम इसको
स्वैप कर लेते हैं, दोनों का माइनस निकाल लेते हैं, and then we have x minus x naught. The question is we have to derive this value of x, and then we just rearrange them. तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x is equal to x naught प्लस उसके डेरिवेटिव का इनवर्स, and then function of x minus function of x at initial point. So this is called the linear approximation function provides the result near to the actual result only if the value of x is near x naught. ये हमने देखा था पिछले कर्व के अंदर कि जो वैल्यू का सोल्यूशन आपके पास आएगा कि अगर आपके पास जो x का सोल्यूशन जो है वो इनिशियल वैल्यू x नॉट के करीब होगा, ठीक है। Similarly, the solution x cannot be estimated correctly if the initial guess x naught is very far from the actual solution. So how we can understand that, मतलब इसको न्यूमेरिकली अगर अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से अगर हम x नॉट की वैल्यू गलत सिलेक्ट कर लेंगे तो क्या हमारे पास सोल्यूशन उसका आएगा कि ये नहीं आएगा। तो इस पे हम अप्लाई करते हैं अभी आइटरेटिव मेथड्स। बेसिकली आइटरेटिव मेथड क्या है, यही इक्वेशन है, इसको आप इसको कह लें आइटरेशन मैट्रिक्स है। ये आपके पास एरर है, ठीक है, और ये आपके पास प्रीवियस वैल्यू है, एंड देन यू आर एस्टिमेटिंग दैट न्यू वैल्यू, एंड वी कैन रिपीट दिस प्रोसेस टू रिड्यूस द एरर। तो यहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ वो बातें जो भी बताई हैं। Therefore, in order to estimate the result close to the actual solution, after estimating the value x based on initial guess x naught, the function again linearized around a point x and estimate the solution again. वो repeative बात करनी है। The process is repeated until the difference between current estimation and previous estimation value is lower than the predefined tolerance. So this method of iteration is called Newton-Raphson method. ये Newton-Raphson method आ गया, and the following equation is commonly known as Newton-Raphson equation. यहाँ पे वो इक्वेशन को सी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू। सो k is the iteration, number of iteration है, it start from 0 1 2 3, this is just a integer जो हमें आइडेंटिफाई करता है कि हम किस आइटरेशन पे सॉल्व कर रहे हैं। सो the value of state at iteration k, the function derivative of the function at the state variable at iteration k value, we have to inverse that, and then we have a error here, the function output जो हमें चाहिए या जो हमने फाइंड आउट करना है, और वो फंक्शन द वैल्यू जो हमारे पास जो अभी हमारे पास एक्चुअल एस्टिमेटेड वैल्यू है उसके ऊपर। तो जितना ये ज़्यादा एरर होगा तो या दिस मीन्स हमारे पास जो एस्टिमेशन वैल्यू जो है वो उतनी ज़्यादा आएगी, और जब ये एरर जो है ज़ीरो को अप्रोच करेगा, सो वी इन केस आवर स्टेट वेरिएबल will be equal to the estimated value will be equal to the previous value। ठीक है, बात क्लियर है? जी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं सर, तो एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी इसको एक्सरसाइज करते हैं, पता चलेगा। हाँ, हम उसी फंक्शन को लेते हैं जो अभी हमने उसको सॉल्व किया, ठीक है। अब हमारे पास टारगेट क्या है यहाँ पे कि हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज 4x² + 3, और हमने फाइंड आउट करना है कि वो x की वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ जाए 103 आ जाए, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो है जो गैस इनिशियल गैस है वो हम कहते हैं कि वो x नॉट की वैल्यू होगी -1, ठीक है। अच्छा, वी फॉर्मुलेट दैट स्टेट वेरिएबल्स जो हमने इक्वेशन लिखी थी पिछली डेरिवेटिव के फॉर्म में, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ड्राइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आ गया नेक्स्ट एस्टिमेशन x = k + 1, और x k की वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्लस पहले फंक्शन क्या है हमारे पास 103 जिसको हमने फाइंड आउट करना है, माइनस वो फंक्शन की वैल्यू
एट एक्स के, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 4xk स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सही। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जो डेरिवेटिव है उसका इनवर्स, इसका डेरिवेटिव हमने क्या कैलकुलेट किया था 8x, और इसका इनवर्स क्या होगा, तो डिवाइडेड बाय 8xk। ठीक हो गया, तो ये माइनस अगर आप अंदर अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपका जो फंक्शन बन जाएगा 13 माइनस 4xk स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8xk प्लस xk। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर दें। एट स्टार्ट फ्रॉम k इज इक्वल टू 0, तो आपके पास वैल्यू है -1 x नॉट, जो k यहाँ पे इंसर्ट करें 0, तो आपके पास क्या बन जाए x नॉट, तो -1 की वैल्यू डालें और मुझे सब्स्टिट्यूट करके बताएं तो x के 1 पे क्या वैल्यू आएगी।